Good morning, all of you. Class 7, subject Social Studies. Again, history we are taking just because of ये चैप्टर जो है वो पहले वाले चैप्टर से रिलेटेड है, तो हम चैप्टर नंबर 5 और 6 कंटिन्यू लेते हुए चलेंगे। चैप्टर नंबर 5 में हम आज पढ़ेंगे द मुग़ल एम्पायर फर्स्ट। देखो, मुग़ल एम्पायर के बारे में पढ़ना है, जिसको दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक है मुग़ल एम्पायर फर्स्ट, और चैप्टर नंबर 6 जो होगा वो होगा आपका मुग़ल एम्पायर सेकेंड, पार्ट सेकेंड. So in this chapter we have to see some kind of these are the 4 learning objectives here. First is Babur, Humayun, the Sood dynasty and Akbar. So let's start the chapter. The word Mughal means Mongol in Persian. देखो, मुगल्स को पर्शियन लैंग्वेज में बोला जाता है, क्या बोला जाता है? मंगोल. बेसिकली जो मुग़ल डायनेस्टी है वो एक हाइब्रिड डायनेस्टी है, हाइब्रिड जनरेशन बोल सकते हैं आप उसे, ठीक है, जो मंगोल्स और टर्किश से मिलकर आई है, तो हम बस वही देख रहे हैं. द टर्म रिफर्स टू द ओरिजिन्स ऑफ द मुगल्स. दे आर डिस्केंडेंट्स ऑफ चंगेज़ खान. देखो, चंगेज़ खान के वंशज माना जाता है इनको, हु रूल्ड ओवर मंगोल ट्राइब्स चाइना एंड सेंट्रल एशिया. चंगेज़ खान जिसने अकेले, काफ़ी फेमस पर्सन रहा है ये हिस्ट्री में, बहुत ही ज़्यादा क्रूअल था, और इसने अपने लाइफ के लास्ट 10 ईयर्स में ही सक्सेस जो थी वो हासिल की है. और ये भी आपको मैं बता दूं कि ये इतना क्रूअल था कि अगर इसने इतने बैटल नहीं लड़े होते तो उस टाइम में इसने, कहा जाता है ऐसा, कि दुनिया की जो स्पेशली एशिया की जो पॉपुलेशन थी वो आधी उसने उसी टाइम में ख़त्म कर दी थी. ठीक है, सो हम स्टार्ट कर देते हैं कि एशिया और तैमूर, द रूल ऑफ ईरान, इराक एंड टर्की. दे इन्वेडेड द सब कॉन्टिनेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ बाबर. अब हम बात करते हैं मेन मुग़ल एम्पायर पे आ जाते हैं. मुग़ल एम्पायर जो है उसके हिसाब से देखा जाए तो इसकी जो फाउंडेशन थी वो किसने स्टार्ट की थी या किसने रखी थी? वो थी बाबर ने की थी. ठीक है, तो अब देखो, देयर रूल ऑन अकाउंट ऑफ द पॉलिटिकल सिचुएशन प्रीवेलिंग इन द कंट्री एट द टाइम. नाउ बाबर एंड मैनेज टू एस्टेब्लिश देयर रूल. So we are talking about the Babur, and he managed to establish their rule on account of the political situation prevailing in the country at the time. There was no strong ruler at the center of power to turn them away from India. देखो, बाबर इतना इंडिया में टिक पाया था, एक तो उसका फॉर्चुनेटली भी हो सकता है उसका गुड लक था कि उसके साथ में ये जो चीज़ थी वो बेनिफिशियल रही थी. क्योंकि क्या हुआ था, देखो, बाबर के सामने कोई दूसरा इतना स्ट्रॉन्ग किंग नहीं था जो उससे लड़ सके या इंडिया में आने से रोक सके. अगर ऐसा हो जाता तो बाबर कभी इंडिया में नहीं आ पाता. हाँ, बाबर के सामने एक था, जो हमारे राणा सांगा रहे हैं वो थे उसके सामने, बट स्टिल उनकी पावर जो थी वो काफ़ी कम पड़ जाती है आगे चल के, और बाबर जो है वो काफ़ी पॉलिटिक्स और ट्रिक्स करके जीत जाता है. नाउ while the early sultans of Delhi had managed to bring large parts of the subcontinent under one rule, India, at the time of the Mughal inventions in the 16th century presented a completely different picture. 16th सेंचुरी में हम बिल्कुल डिफरेंट पिक्चर देखते हैं, और मैंने आपको बता दिया था मुगल्स जो है उनकी एंट्री इंडिया में हो चुकी थी 12th सेंचुरी में, लेकिन आगे चलते चलते 16th सेंचुरी में जो है बिल्कुल ही पिक्चर चेंज हो जाती है, तस्वीर बदल जाती है. मीन्स बहुत यहाँ की जो सिचुएशंस होती हैं वो चेंज हो जाती है. द प्रोसेस ऑफ disintegration of the Delhi Sultanate had begun towards the end of the Tughlaq rule. It was hastened further by Timur's invasions. By the time the later sultans, such as the Sayyids and the Lodhis, came to the power, the Sultanate had shrunk considerably in size
The authority of the latter sultans barely extended beyond Delhi and some neighboring regions. The rest of subcontinent was under the rule of independent states such as Bengal, Sindh, Jaunpur, Mewar, Malwa, Gujarat, Khandesh and Kashmir. So we are just talking about the distribution of the states and the kingdoms just because of on the basis of their dynasty and the power. So the south and the Deccan were controlled by the two powerful kingdoms of Vijayanagar and Bahmani. I made you explain that in last videos. The Mughals not only managed to establish a pan in India empire but also keep it under one rule for more than 200 years, which was a remarkable achievement. Earlier medieval rulers had rarely managed to establish pan India rule, and if so, only for a short period of time. The rule of the Mughals had a lasting impact on the Indian subcontinent, its politics, society, and the culture. Their system of administration and ideas of governance continued long after their rule. So, we are talking about the Babar's rule and before Babar and after Babar. हमें ये दोनों ही चीज़ें देखनी हैं. देखो होता क्या था, अलग अलग डायनेस्टीज़ जो थी वो इंडिया में आई थी, ठीक है. और इंडिया में आने के अलावा उनका जो यहाँ पे राज करने का रीज़न था या तरीका था वो सबका अलग था. एक्चुअली क्या करते थे ना, देखो हर किसी की अपनी स्ट्रैटेजी रहती थी, हर कोई अपने हिसाब से अलग तरीके से रूल कर रहा था. कुछ डायनेस्टीज़ ऐसी थी, एक टाइम ऐसा भी आया था जब बाबर की एंट्री होती है, उससे पहले सिचुएशन ऐसी थी इंडिया में कि कोई भी किंग हो अगर वो थोड़ा सा स्ट्रांग होगा तो वो अपना किंगडम जो है वो वहाँ स्प्रेड कर लेगा. फिर थोड़ा थोड़ा करके सब ने थोड़ा कुछ पार्ट कर लिए, अपने अपने किंगडम स्प्रेड करते रहे. पहले तो एस्टेब्लिश कर लिया, फिर उसको वो स्प्रेड करने का काम करते रहे, ठीक है. जो भी ज़्यादा पावरफुल होता उसका किंगडम ज़्यादा स्प्रेड हो जाता, ज़्यादा एक्सटेंड हो जाता था. सो ऐसे सिचुएशन में बाबर आ जाता है इंडिया में. और बाबर के बराबर वहाँ पे कोई भी किंग जो था वो नहीं था, इसलिए बाबर को जो एंट्री मिल जाती है इंडिया में वो बहुत ज़्यादा इजीली मिल जाती है. और उसके लिए किंगडम यहाँ पे डालना, एस्टेब्लिश करना इतना मुश्किल नहीं हो पाता है. हाँ, आगे चल के उसे बहुत सारे रिबेलियंस का सामना करना पड़ेगा. बाबर वॉज द फर्स्ट मुगल एम्पेरर ऑफ इंडिया. His father, a descendant of Temur, ruled over Fargana. अब मुग़ल बाबर का जो फादर था, ठीक है, उसने क्या किया था, वो तैमूर के वंशज थे, बाबर के जो फादर थे वो, और उन्हें फ़रगना पे पूरा कवर कर लिया था, अपना रूल चलाया था. अ स्मॉल प्रोविंस इन सेंट्रल एशिया. सेंट्रल एशिया के अंदर एक बहुत छोटी सी जगह का नाम है फ़रगना. His mother was descendant of चंगेज़ खान. और जो उसकी मदर थी, यानी कि बाबर देखो दो जनरेशन से, दो अलग अलग जनरेशन्स जो हैं उनसे निकल कर हुआ है, और उन दोनों ही जनरेशन्स में ये अलग अलग लोग आते हैं, जिसमें हम एक तो देखेंगे बाबर के फादर साइड में कौन है और बाबर के मदर साइड में कौन है. तो देखो बाबर के फादर साइड में आ रहे हैं टर्किश लोग, आप ऐसे ध्यान रखना FT करके और अच्छे से याद रह जाएगा. और मदर साइड में थे कौन से लोग, मंगोल्स, ठीक है. तो टर्किश और मंगोल्स की मिलने से ये बनते हैं. चंगेज़ खान जो था उसके वंशज थे, तो चंगेज़ खान को मंगोल्स बोला जाता है क्योंकि वो भी एक मंगोलियन था. तो टर्किश से यानी कि तुर्क और मंगोली, इनसे मिल के बनते हैं मुग़ल. और उन्हें अपने आप को मदर साइड से कहलवाना पसंद था, मंगोलियंस कहलाना पसंद था, इसीलिए वो उन्होंने खुद को मुगल्स कहना स्टार्ट कर दिया, जिसको पर्शियन लैंग्वेज में मुग़ल बोला जाता है. और इसका जो रियल मीनिंग होता है वो मंगोल ही होता है. नाउ
Towards the end of the 15th century, he succeeded to throne of Fargana. और ऐसा है कि उसने 15th सेंचुरी में फ़रगना जो उसके फादर का था वो भी उसने सक्सेस कर लिया था. He was only 12 at the time. सिर्फ 12 साल का था वो, और अकबर बिल्कुल इसके जैसा ही होने वाला है आगे चल के. When the another group of Mongols known as Uzbeks invaded Fargana. अब उसने वहाँ के मंगोल्स को क्या कहा गया, या वहाँ पे उन्होंने जब राज करना शुरू किया था तो उनको उज़्बेक्स कहा जाने लगा. ही वॉज फोर्स्ड टू लीव द प्रोविंस. और वहाँ पे जो ऑलरेडी दूसरे किंग्स थे वो बहुत फोर्स करते थे बाबर को वहाँ से जाने के लिए. और देखो यही रीज़न्स होते हैं, इसीलिए आगे चल के बाबर को जो है इंडिया का रास्ता दिखाया जाएगा. जो मैंने आपको बताया भी था कि जो इब्राहिम लोदी के ओपोजिशन पार्टी वाले या लोग थे जो उसके अलग उसके अगेंस्ट थे, उन सब ने बाबर को इनवाइट कर लिया था इंडिया में. और बाबर को उस टाइम वैसे भी किसी घर की तलाश थी ही, तो इंडिया में ऐसी सिचुएशन आ गई थी. So we have to see about the Babar's remaining part and it will continue. हम बाद में इसको continue करेंगे in the next video. So till then, take care of yourself. Thank you for the watching.